गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग कुछ नया क्वेश्चन लेकर आए इस वीडियो में। और इस वीडियो में 4 क्वेश्चन हैं और ये 4 क्वेश्चन के साथ यूपीएससी सीसेट 2024 का जो क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन इस प्रकार आ चुका है। ये क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट्स 1 and 2। कंसिडर द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m and n where m and n are natural numbers। स्टेटमेंट 1 में दे रखा है m plus n is greater than mn and m is greater than n। स्टेटमेंट 2 में दे रखा है the product of m and n is 24। which of the following is correct in respect of the above question and the statement। इसका हिंदी यहीं पर है। एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। प्रश्न और कथन पर विचार कीजिए। प्रश्न है m और n के मान क्या है जहां m और n धन पूर्ण संख्या है। कथन 1, m plus n is greater than mn और m is greater than n। कथन 2, m और n का गुणनफल 24 है। उपयुक्त प्रश्न और कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए मैं हिंदी वर्जन पर चलता हूं, इंग्लिश वर्जन पर। m और n दे रखा है। m और n ये क्या है ना, नेचुरल नंबर्स। m और n ये नेचुरल नंबर्स है। ये सारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा है, जैसे कि 1 2 3 4 5 इसी तरह चला गया। इस सबको नेचुरल नंबर कहा जाता है, यानी प्रातांक संख्या कहा जाता है। और क्वेश्चन में भी ये पूछा है हमको m का वैल्यू कितना है और n का वैल्यू कितना है, यही पूछा है क्वेश्चन में। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ m एंड n। स्टेटमेंट 1 में देखिए दे रखा है m plus n is greater than mn and m is greater than n। स्टेटमेंट 1 में, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में दे रखा है m plus n is greater than mn और क्या दे रखा है, एंड m is greater than n, ये दे रखा है। अभी आप लोग जरा सा देखिए, क्या सिर्फ स्टेटमेंट 1 से हम लोग m और n का वैल्यू को निकाल पाएंगे। देखिए कुछ भी ऐसे ही पुट कर लीजिए, जैसे कि मान के चलो m का वैल्यू मैंने लिया यहां कितना ले लेता हूं। मान के चलो m का वैल्यू मैंने 5 लिया प्लस n का वैल्यू मैंने लिया 4 लिया, ठीक है। लेकिन यहां क्या हो रहा है, ग्रेटर देन नहीं हो रहा है। 5 गुणा 4 ये ग्रेटर देन नहीं हो रहा, क्योंकि 5 4 9 हो रहा है यहां, और 9 20 से बड़ा नहीं हो रहा है, इसलिए कंडीशन नहीं हो पा रहा है। अगर मैं यहीं पे लूंगा m का वैल्यू मैं मान के चलो 5 ले रहा हूं प्लस n का वैल्यू 1 ले रहा हूं, और वही चीज मैं यहीं पे लिख रहा हूं 5 गुणा 1। तो ये देखिए 5 और 1 मिलकर कितना हो गया, 6। 6 5 से बड़ा है। यहां कितना हो गया, 5 एकम 5, यानी 6 5 से बड़ा है, ठीक है। यहां भी वही कंडीशन दे रखा है ना, यहां भी वही कंडीशन दे रखा है कि m शुड बी ग्रेटर देन n। m का वैल्यू मैं कितना लिया हूं ना, 5 लिया हूं। n का वैल्यू कितना लिया हूं ना, 1 लिया हूं। तो 5 इज ग्रेटर देन 1। तो क्या हम लोग यहां m का वैल्यू को निकाल पाए? डेफिनेटली। जब हम लोग m का वैल्यू को हम 5 पुट किए और n का वैल्यू को हम 1 पुट किए और दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो गया, 6 हो गया, और यहां दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया अपना, 5 हो गया।
तो 6 इज ग्रेटर देन 5 हो गया। तो कंडीशन तो हमारा फुलफिल हो रहा है यहां। और यहां भी देखिए कंडीशन दे रखा था एम शुड बी ग्रेटर देन एन। नो डाउट एम को हम लिए हैं कितना, 5 लिए हैं, और एन को लिए हैं 1, तो 5 तो 1 से बड़ा है। तो ये कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है। फुलफिल होने के साथ क्या हम एम और एन का वैल्यू को निकाल पाएंगे? जब कंडीशन हमारा फुलफिल हो रहा है, हम एम का वैल्यू को देखो यहां कितना निकाल दिए, 5 निकाल दिए। एम का वैल्यू को हम कितना निकाल दिए, यहां 5 निकाल दिए, और एन का वैल्यू को हम कितना निकाल दिए, 1 निकाल दिए। तो स्टेटमेंट 1 से हम आंसर को निकाल पा रहे हैं। क्लियर? स्टेटमेंट 1 से हम लोग आंसर को निकाल पा रहे हैं, इसलिए मैं स्टेटमेंट 1 को राइट सिंबल दे रहा हूं, ठीक मानता हूं। अभी देखते हैं क्या सिर्फ स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन इज 24। द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन इज 24। एम और एन का गुणनफल कितना है, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है ना, एम इंटू एन इज इक्वल टू 24। यही तो कह रहा है ना, द प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन इज 24। देखते हैं क्या स्टेटमेंट 1 से क्या ये हो जाएगा। अगर मैं एम को लूंगा 4, एन को लूंगा 6, एन को लूंगा 6, तो 24 हो रहा है। अगर मैं एम को लूंगा 24, एन को लूंगा 1, तब भी 24 हो रहा है। ठीक है? अगर मैं इसको 8, उसको 3, तब भी 24 हो रहा है। लेकिन अभी सवाल उठता है कि एम का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा और एन का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, ये पता नहीं चल रहा है। मेरी बात समझ में आ गया? एम का एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग यहां से चुन नहीं पा रहे हैं। एम का देखिए 3 वैल्यू दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 24 दिख रहा है? और एन का भी उसी तरह दिख रहा है, अलग अलग वैल्यू दिख रहा है। सो वी आर अनएबल टू डिसाइड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एम और एन। जब हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं एम का कौन सा एग्जैक्ट वैल्यू होगा या एन का एग्जैक्ट कौन सा वैल्यू होगा, इसका मतलब हम लोग एम और एन को स्टेटमेंट 2 से हम निकाल नहीं पाएंगे। क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट 2 मेरे हिसाब से गलत है। सिर्फ हम लोग स्टेटमेंट 1 से हम लोग उसको निकाल पा रहे हैं। एम और एन का जो वैल्यू है हम स्टेटमेंट 1 से ही निकाल पा रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 से नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी देखेंगे ऐसा कौन सा, देखिए तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग one of the statement alone but cannot be answered using the other statement alone. The question can be answered by using either statement alone. either तो नहीं हो पाएगा ये। The question can be answered by using both the statement together but cannot be answered using either statement alone. The question can be answered even by using both the statement together. The question cannot be answered even by using both the statement. पहला वाला जरा देखते हैं ऑप्शन। The question can be answered by using one of the statement alone. दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट को प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं, बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए हो रहा है आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए हो रहा है। अगर मान के चलिए ऑप्शन सी को भी अगर देखेंगे तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। ऑप्शन सी को एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैं यही कर देता हूं,
वो कह रहा है दोनों का प्रोडक्शन, दोनों का m इंटू n 24, और ये कह रहा है स्टेटमेंट 1 कह रहा है m शुड बी ग्रेटर देन n। अगर मैं m को 24 लूं और n को 1 लूं तो 24 हो रहा है। मैं m को कितना लिया 24, n को कितना लिया 1 लिया, यानी m इज ग्रेटर देन n हियर। और दोनों का जो जोड़, दोनों का जोड़ यानी m प्लस n, m प्लस n शुड बी ग्रेटर देन mn, यानी m कितना है 24, n है 1, इज ग्रेटर देन कह रहा है 24 इंटू 1, यानी ये हो गया 25, 25 इज ग्रेटर देन 24, 25 इज ग्रेटर देन 24। यानी जब हम दोनों को यूज कर रहे हैं, जब हम दोनों स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं, देखिए पहला सेकंड वाला भी यूज किए और फर्स्ट वाला भी यूज किए, फर्स्ट वाला भी यूज किए, तब जाके हम नतीजे पर पहुंच पा रहे हैं। यानी मेरा कहना है तब m का वैल्यू हो रहा है 24 और n का वैल्यू हो रहा है 1, यानी m और n का हम लोग वैल्यू को निकाल पा रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट एलोन, but cannot be answered using either statement alone. Option A, the question can be answered by using one of the statement alone but cannot be answered using the other statement alone. तो हम जब दोनों को दोबारा थोड़ा देखते हैं, क्योंकि वहां स्टेटमेंट 1 में हम क्या किए थे, कोई भी हम ले लिए थे। मैं दोबारा थोड़ा ट्राई करके देखता हूं स्टेटमेंट 1 को। स्टेटमेंट 1 कह रहा m प्लस n इज ग्रेटर देन mn and m should be greater than n. m plus n should be greater than mn and m is greater than n. मैं कैसे ले रहा हूं, इसी नेचुरल नंबर से कोई भी एक ले रहा हूं, जैसे कि m के जगह पर मैं लिया और n के जगह पर मैं 1 लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 6 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 इज ग्रेटर देन 6, 7 इज ग्रेटर देन 6, इससे भी तो हो रहा है। यानी और भी m का कुछ वैल्यू ले रहा हूं मैं, m का वैल्यू को मैं ले रहा हूं m का वैल्यू को मैं ले रहा हूं 9, n का वैल्यू को मैं ले रहा हूं 3, 9 गुणा 3 यानी 27, या 9 3 12, ये 12 हो रहा है और ये कितना हो रहा है 27 हो रहा है, ये तो रॉन्ग हो जा रहा है। यानी n का वैल्यू को हमको हमेशा एक ही लेना पड़ेगा और m का वैल्यू को हमको लेना पड़ेगा, कोई भी लो लेकिन n का वैल्यू को हमको लेना पड़ेगा एक ही, तब जाके ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है और हमको m और n का वैल्यू प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी देखिए, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ दी स्टेटमेंट्स टुगेदर, ये भी तो नहीं होगा। अभी हमारा जो आंसर ए और सी में है, तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट एलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट एलोन, नहीं ये भी नहीं होगा। The question can be answered by using one of the statement alone, but cannot be answered using the other statement alone. ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाए, the question can be answered by using both the statement together, but cannot be answered using either statement alone.
हम जब देखिए, जब हम दोनों स्टेटमेंट को यूज कर रहे हैं तब हम फाइनल नतीजे पर पहुंच जा रहे हैं। m का वैल्यू आ जा रहा है 24, n का वैल्यू 1, इसलिए हमारा हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A question is given followed by two statements 1 and 2. Consider the question and the statements. P, Q, R and S appeared in a test. Question: has P scored more marks than Q? Statement 1. The sum of the marks scored by P and Q is equal to the sum of the marks scored by R and S. Statement 2. The sum of the marks scored by P and S is more than the sum of the marks scored by Q and R. Which of the following is correct in respect of the above question and the statement? इसके बाद इसका हिंदी भी है। एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। प्रश्न और कथन पर विचार कीजिए। पी, क्यू, आर और एस एक परीक्षा में भाग लेते हैं। प्रश्न: क्या पी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए? कथन 1, पी थोड़ा सा पी और क्यू द्वारा प्राप्त किए गए अंक का योगफल आर और एस द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के योगफल के बराबर है। कथन 2, पी और एस द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योगफल क्यू और आर द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के योगफल से अधिक है। यह है सवाल। मैं इंग्लिश वाला वर्जन पे चलता हूं। स्टेटमेंट दे दिया। अच्छा, पी, क्यू, आर, एस अपीयर्ड इन ए टेस्ट, यानी ये जो चार लोग एक परीक्षा में भाग लिए थे। ठीक है, और सवाल दे दिया क्या पी को क्यू से ज्यादा अंक प्राप्त हुआ है। सवाल में लिख के रख रहा हूं अगला पेज में, क्या पी को क्यू से ज्यादा अंक प्राप्त हुआ है? स्टेटमेंट 1 में दे रख रहा है द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड क्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय आर एंड एस, यानी पी प्लस क्यू। यहीं पे लिख रहा हूं स्टेटमेंट 1 में जो लिखा है, स्टेटमेंट 1 में जो लिखा है, क्या लिखा है ना, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस, यही लिखा है ना। P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस। और स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा है, द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड एस इज इक्वल टू, अच्छा, इज मोर देन द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय Q एंड R। PS स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा है, P प्लस एस इज ग्रेटर देन Q प्लस R, यही लिखा है। अभी देखेंगे क्या सिर्फ स्टेटमेंट 1 से, ये जो स्टेटमेंट 1 में क्या है, P प्लस क्यू इज इक्वल टू आर प्लस एस, क्या हम वहीं से निकाल पाएंगे कि P का जो अंक है Q का अंक से ज्यादा, ऐसे निकाल पाएंगे? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा इसमें हम निकाल पाएंगे डायरेक्टली। यहां से हम ये वाला डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा, अभी देखते हैं फिर स्टेटमेंट 2। क्या सिर्फ स्टेटमेंट 2 से हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि P का जो अंक है, P का जो मार्क है Q का अंक से ज्यादा है? यहां से भी अगर इसको भी देखेंगे, सिर्फ इससे भी हम ये वाला नतीजा को निकाल नहीं पाएंगे।
अभी हम देखेंगे क्या दोनों मिलकर निकाल पाएंगे क्या? दोनों मिलकर निकाल पाएंगे क्या? चलिए मैं एक काम करता हूं, ये जो एस के जगह पर, ये जो एस के जगह पर मैं कुछ लिखता हूं। इस चीज को मैं ऐसा लिख रहा हूं, इस चीज से मैं ऐसा लिख रहा हूं, एस बराबर, एस बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस क्यू माइनस आर, यही हो जाएगा ना? एस बराबर P प्लस क्यू माइनस आर। और फिर मैं ये स्टेटमेंट को लिख रहा हूं, सेकंड स्टेटमेंट को, P प्लस इस, यही जो एस है ना, एस के जगह पर मैं इसको लिख दिया, P प्लस क्यू माइनस आर इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर। ठीक है, क्यू प्लस आर। अभी मैं देख रहा हूं क्यू क्यू तो कट जा रहा है, इधर हो गया 2p, आर उस तरफ चला जाएगा, ग्रेटर देन 2r, आर आर कट गया, तो नतीजा में क्या आ रहा है? नतीजा में आ रहा है p इज ग्रेटर देन आर आ रहा है। मेरी बात समझ में आ गया? p इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है ना? आर आ रहा है। तो इससे भी हम दोनों को मिलाकर भी हम इस नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अभी चलिए हम लोग एस का वैल्यू को पुट किए, अभी हम एक काम करते हैं, एस को उस तरफ करते हैं, इसी आर के जगह पर कुछ पुट करेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं, इस चीज को हटा रहा हूं, फिर मैं देखता हूं इस जगह से, उस समय एस निकाला था ना, इस बार मैं आर को लेफ्ट साइड रख रहा हूं, आर बराबर क्या हो गया ना? पी प्लस क्यू माइनस एस, यही आ गया। और अभी इसी में ही आर के जगह पर इसको पुट करूंगा, पी प्लस एस इज ग्रेटर देन क्यू प्लस आर के जगह पर इसको मैं लिख रहा हूं, पी प्लस क्यू माइनस एस। अभी पी पी को मैं कैंसिल किया, ठीक है, पी पी को कैंसिल किया। अभी क्या हो गया ना, उधर वाला एस इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2s इज ग्रेटर देन 2q, 2 कट गया, फाइनली क्या नतीजा निकल रहा है ना? एस इज ग्रेटर देन q। और यहां क्या पूछ रहा है? p q से बड़ा होना चाहिए, और यहां क्या निकाला? एस q से बड़ा हो रहा है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद भी हम लोग नतीजा पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखेंगे हमारा आंसर क्या होगा। हम लोग क्या सीखें? दोनों स्टेटमेंट को मिलाने के बाद भी हम लोग नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जरा देखिए, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। दोनों स्टेटमेंट को एक साथ प्रयोग करने के बाद भी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A question is given followed by two statements, 1 and 2. Consider the question and the statement. A person buys 3 articles P, Q, R for 50 rupees. The price of the article Q is 16, which is the least. Question: what is the price of the article P? Statement 1: the cost of P is not more than that of R. Statement 2: the cost of R is not more than that of P. Which one of the following is correct in respect of the above question and the statements? इसका हिंदी इधर ही है। एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो कथन, एक और दो दिए गए हैं। प्रश्न और कथन पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति 50 में 3 वस्तुएं पी क्यू और आर
आर खरीदता है, वस्तु क्यू की कीमत है, ये क्यू है, ठीक है, वस्तु क्यू की कीमत 16 है जो न्यूनतम है। प्रश्न, वस्तु पी की कीमत क्या है? कथन में दे रखा पी की कीमत आर की कीमत से अधिक नहीं हो, आर की कीमत पी की कीमत से अधिक नहीं है। बस यही है हिंदी में। मैं इंग्लिश वर्जन पर चलता हूं। दोबारा पढ़ते हैं। ए पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स पी क्यू एंड आर फॉर 50 रुपीज। ठीक है। पी प्लस क्यू प्लस आर कितने रुपया में खरीदता है? 50 रुपया में खरीदता है। ठीक है, मतलब ये 3 सामान को 50 रुपया में खरीदा जाता है। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्यू इज 16 व्हिच इज द लिस्ट। और ये जो क्यू का जो प्राइस है कितना रुपया है? 16 रुपया। और ये सबसे छोटा है, लिस्ट कह दिया, ये सबसे छोटा है यानी लिस्ट कह दिया ये। ठीक है, ये सबसे छोटा प्राइस है, मतलब इससे छोटा और कोई नहीं हो सकता है। अगर आर का भी प्राइस अगर होगा तो इससे बड़ा होगा, पी का भी प्राइस अगर होगा तो इससे बड़ा, क्यू से बड़ा होगा। ये कह दिया ना, सबसे छोटा प्राइस यही है, इससे छोटा और कोई नहीं है। चलो अभी देखते हैं। फाइनली पूछा क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल पी। पी का प्राइस कितना है यही पूछा है क्वेश्चन में। स्टेटमेंट 1, द कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन दैट ऑफ आर। द कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन दैट ऑफ आर। पी का जो प्राइस है वो आर का प्राइस से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर हो सकता है। वो कह रहा, देखिए तीनों सिंबल में कह रहा हूं, यहीं पे तीनों सिंबल लिख दे रहा हूं, बड़ा छोटा बराबर। वो कह रहा है बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो काट दिया मैं। बाकी क्या दिख रहा है? छोटा और बराबर दिख रहा है, मैं यही लिखा। इसका मतलब पी का जो कीमत आर से छोटा या बराबर हो सकता है। फिर चलिए स्टेटमेंट नंबर 2 में। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ आर इज नॉट मोर देन दैट ऑफ पी। आर का भी जो प्राइस है वो पी से बड़ा नहीं है। आर का भी जो प्राइस है वो पी से बड़ा नहीं है। इसका मतलब आर का प्राइस छोटा या बराबर हो सकता है। आर का प्राइस पी से छोटा या बराबर हो सकता है। मेरा बात समझ में आ गया? अभी चलो हम लोग इसको तोड़ते हैं। 16 यानी तीनों का मिलकर कितना हो गया? 50 रुपया। ये सिर्फ हो गया 16, बचा कितना? 34 रुपया बचा। 50 में से 16 को निकाल दिए, 50 में से 16 को निकाल दिए तो बचेगा कितना? 34 रुपया बचेगा। और वो 34 को ऐसा तोड़ेंगे, या तो पी का वैल्यू आर का वैल्यू के साथ बराबर होगा, या बड़ा होगा, या छोटा होगा। देखते हैं। मैं सबसे पहले दोनों को बराबर कर देता हूं। चलो पी का वैल्यू को मैं यहीं पे रखता हूं 17 रुपया, तो आर का भी वैल्यू हो जाएगा कितना? 17 रुपया। 17 दूने 34। अगर मान के चलो मैं आर को घटाऊंगा, 1 रुपया घटा दिया तो 16 हो जाएगा। आर का वैल्यू को अगर मैं 1 रुपया घटा दूंगा तो ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। लेकिन ये कंडीशन दे रखा है, द प्राइस ऑफ क्यू शुड बी द लिस्ट। क्यू का जो प्राइस या कीमत वो सबसे छोटा है, इससे छोटा कोई नहीं हो सकता है, या इसके साथ और कोई बराबर भी नहीं हो सकता है। इससे बड़ा हो सकता है। जब इससे बड़ा हो सकता है, आर का वैल्यू को मैं 16 नहीं कर सकता हूं।
जब आर का वैल्यू को मैं 16 नहीं कर सकता हूं तो पी का वैल्यू कभी 18 नहीं होगा। इसका मतलब मैं आर का वैल्यू को मैं कर सकता हूं 17। जब आर का वैल्यू को मैं 17 कर सकता हूं तब पी का वैल्यू हो जाएगा 17 यानी 17। और पी का वैल्यू मुझे यहीं पे मिल जा रहा है कितना ना 17 मिल जा रहा है। ये जो 17 मिल जा रहा है तो ये जो पी का वैल्यू को जो मैं प्राप्त कर लिया इसके लिए मुझे क्या सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से मिल पाया? सिर्फ एक स्टेटमेंट से नहीं हो पाया। सिर्फ स्टेटमेंट टू से भी नहीं हो पाया। मतलब जब पहले स्टेटमेंट से नहीं हो पा रहा था तो स्टेटमेंट टू से भी नहीं हो पा रहा था। और जब मैं दोनों स्टेटमेंट को मिला दिया, ठीक है, जब दोनों स्टेटमेंट को मिला दिया तब जाके दोनों स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट वन में यही था पी आर से छोटा या बराबर है और आर पी से छोटा या बराबर है। इसका मतलब दोनों बराबर है, पी और आर बराबर है। तो दोनों को जब हम मिला दिए तब जाके हम नतीजे तक पहुंच पाए। तो दोनों मिलाने के बाद नतीजे तक पहुंच पा रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी में देखिए तो क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट एलोन। मैं तो बोला था कोई भी एक स्टेटमेंट के द्वारा हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ना सिर्फ एक पहला स्टेटमेंट के द्वारा सॉल्व कर पा रहे थे या सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट के द्वारा सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन जब दोनों को हम मिला दिए तब हम इसका नतीजा तक पहुंच गए। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A question is given followed by two statements 1 and 2. Consider the question and the statement. Age of each of P and Q is less than 100 years but more than 10 years. If you interchange the digits of the age of P, the number represents the age of Q. Question: what is the difference of their ages? Statement 1. The age of P is greater than the age of Q. Statement 2. The sum of their ages is 11 upon 6 times their difference. Which one of the following is correct in respect of the above question and the statement? हिंदी में ऐसा ही है। The age of P is greater than that of the age of Q. हाँ, P की आयु Q की आयु से अधिक है। यहीं पे Q छूट गया। कथन 2. उनकी आयु का योगफल उनकी आयु के अंतर का 11/6 गुना है। बस यही है सवाल। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। Age of each of P and Q is less than 100 years but more than 10 years. ये क्या कह रहा देखिए, P और Q इन लोगों का जो एज है वो 100 साल से कम है लेकिन 10 साल से बड़ा है। यानी इन दोनों का जो आयु 10 और 100 के बीच में है। इसका मतलब क्या है? 100 से नीचे यानी 99 और 10 से ऊपर 11 यानी फाइनली डबल डिजिट वाला नंबर है। इनका जो उम्र है फाइनली डबल डिजिट वाला उम्र है। लेकिन एग्जैक्टली कौन सा एज है यह हमको पता नहीं है। मेरे बात समझ में आ गया ना? इनका उम्र 11 से लेकर ये 99 के बीच में है। पी और क्यू का उम्र यानी डबल डिजिट वाला। ठीक है। फिर कह रहा है if you interchange the digits of the age of P, the number represents the age of Q. मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर सिखा रहा हूं। मान के चलिए किसी का उम्र है 34
किसी का उम्र है 34। यहां देखिए यूनिट प्लेस पर, इकाई के स्थान पर 4 है और टेंस यानी दहाई के स्थान पर 3 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 गुणे में 3 प्लस 1 गुणे में 4, दैट इज इक्वल, देखो वही उतना ही आ रहा है कि 10 या 30 और ये 4 यानी 34 आ गया ना, उतना ही। उसी तरह यहां तो हम p का वैल्यू ऐसे कोई भी रेंडमली नंबर तो ले नहीं पाएंगे, उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, मान के चलो p का जो उम्र है डबल डिजिट में है, p का उम्र डबल डिजिट में है, इस साइड में लिख रहा हूं, p का उम्र को मैं ऐसा लिख रहा हूं 10a प्लस b, ऐसा लिख रहा हूं। और q का जो उम्र है वो कह रहा है कि ये जो डिजिट को इंटरचेंज करना पड़ेगा, मैं ऐसा लिख रहा हूं 10b प्लस 10b प्लस a, यही कह रहा है, ठीक है। फिर आगे चले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, यानी हमको p और q इन दोनों का आयु का अंतर को निकालना पड़ेगा, p और q का आयु का अंतर को निकालना पड़ेगा, यही है सवाल, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट 1 में चलते हैं, द एज ऑफ p इज ग्रेटर देन द एज ऑफ q, द एज ऑफ p is greater than the age of q, स्टेटमेंट 1 में दे रखा है the age of p is greater than the age of q, यही कह रहा है। देखिए the age of p is greater than the age of q, अभी थोड़ा सा कंसीडर करिए, अगर इतना इंफॉर्मेशन से क्या हम इस कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल पाएंगे? नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट 1 से हम इस कंक्लूजन तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। अब इस स्टेटमेंट 2 को जरा सा देखते हैं, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द सम ऑफ देयर एजेस इज 11 अपॉन 6 टाइम्स देयर डिफरेंस, द सम ऑफ देयर एजेस, अभी दोनों का जोड़ को निकालते हैं, दोनों का जोड़ p प्लस q कितना हो जाएगा, यहां 10a, यहां a हो गया 11a, प्लस यहां हो गया 10b, यहां हो गया b, ये हो गया 11b, ये हो गया दोनों का समेशन। अगर दोनों का डिफरेंस को निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ना, 10a से a चला जाएगा तो कितना बचेगा 9a, हाँ, फिर माइनस माइनस ये 10b से b जाएगा तो माइनस 9b, यही आएगा। और स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है दोनों का आयु का जोड़, दोनों का आयु का जोड़ p प्लस q इज इक्वल टू 11 अपन 6 इंटू p माइनस q, यही कह रहा है या ना, यही कह रहा है। अभी मैं इस ऊपर वाले को हटा रहा हूं, यहीं से हटा रहा हूं, मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं, ठीक है। अभी देखिए ये जो p प्लस क्यू, p प्लस क्यू के जगह में डाल रहा हूं 11a प्लस 11b इज इक्वल टू 11/6 गुणे में क्या ना p माइनस क्यू, p माइनस क्यू कितना है ना 9a, सॉरी 9a 9a माइनस 9b, यही में डाल दिया। तो यहां मैं कॉमन भी तो ले सकता हूं, 11 कॉमन ले लिया, a प्लस बी इज इक्वल टू 11/6 गुणे में यहीं पे 9 कॉमन लिया, a माइनस बी, ठीक है। 11 11 कैंसिल, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 दुने 6, ठीक है, 2 आ गया इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
मैं इसको हटा रहा हूं। दो आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस 2b, और उधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a माइनस 3b। अभी देखते हैं, ये b आ जाएगा, इधर हो जाएगा कितना 5b, और ये चला जाएगा उधर 3a से 2a चला जाएगा, सिर्फ a। अभी मैं इधर लिख रहा हूं 5 इज इक्वल टू a बट्टे में b, दैट इज इक्वल टू a अनुपात b, दैट इज इक्वल टू 5 अनुपात 1। यानी a अगर 1 भाग है तो b कितना है, a अगर 5 भाग है तो b कितना है, 1 भाग है। अभी यहीं पे पुट करते हैं, हम लिए थे ना p कितना लिए थे ना 10a प्लस b, और q को कितना लिए थे ना 10b प्लस a। अब यहीं पे इनका वैल्यू पुट करते हैं। चलो 10 गुणे में a कितने भाग आ गया, 5 भाग, 5 यहीं पर लिख रहा हूं, प्लस b कितना आ गया ना 1 भाग 1, यानी कितना हो गया 10 में 50, 1 51 आ गया। और q का देखते हैं, 10 गुणे में b कितना है 1, प्लस a कितना है ना 5 भाग, 10 से कम 10, 5 15। मेरे बात समझ में आ गया। अगर अभी सवाल जो पूछा था कि हमको डिफरेंस निकालना है P डिफरेंस Q, तो दोनों का अगर डिफरेंस निकालना है कितना हो जाएगा 5 6 11 2 2 3 5, यानी डिफरेंस आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया P डिफरेंस Q आ गया कितना 36। हम डिफरेंस को निकाल पाए कि नहीं, हम डिफरेंस को निकाल दिए। जो सवाल पूछ रहा था ना व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, हम निकाल दिए। लेकिन इस डिफरेंस को निकालने के लिए, हम क्या किए, क्या हम लोग स्टेटमेंट 1 का यूज किए हैं, P इज ग्रेटर देन द एज ऑफ Q, इसको हम यूज नहीं किए हैं। तो किसको यूज करके हम इसको निकाल दिए हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट 2 को ही यूज करके इस सवाल का उत्तर को हम निकाल दिए। तो ऐसा ऑप्शन में देखिए कौन सा है, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट एलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट एलोन। ये एकदम सही कह रहा है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को यूज करके हम इसका उत्तर को निकाल पाए हैं, लेकिन दूसरों को यूज करके हम नहीं निकाल पाए हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा ए, दिस विल बी आवर राइट आंसर। इसी के साथ सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर दिए हैं 2024 यूपीएससी सीसेट का, और ये हमारा लास्ट वीडियो था। और कोशिश करिए, आप सभी को मेरा रिक्वेस्ट है जो लोग 2025 में यूपीएससी प्रीलिम को देने जा रहे हैं, और जब भी सॉल्व करिएगा 2024 का क्वेश्चन को, मैं सारे क्वेश्चन का वीडियो बना दिया हूं। और ऐसा नहीं कि मैं शॉर्टकट में बना दिया हूं कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, उस प्रश्न का उत्तर ये होगा, ऐसा मैं नहीं बनाया हूं। मैं एकदम डिटेल समझा दिया, ताकि आप लोग को अगर क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय कोई भी दिक्कत होगा तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा, और आपको कम से कम थोड़ा मदद भी मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। बस इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।